आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सर, आ रही आ है। रही है सर। ओके, चलिए। अभी तक हम लोगों ने सोशियोलॉजी एक पेपर के रूप में उसको डिस्कस किया, उससे संबंधित जो आपकी समस्याएं थी उसका संतोष सर ने जवाब दिया और आपकी समस्याओं का समाधान किया। अब हम एलएसडब्ल्यू की ओर आ रहे हैं। और एलएसडब्ल्यू मीन्स की अभी तक जो सोशियोलॉजी का जो आपने देखा, तो सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जब उसके एक्सपर्ट वहां बैठेंगे तब वहां पे जाके डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सोशियल एलएसडब्ल्यू के साथ ये चीज है, एलएसडब्ल्यू इतना ज्यादा कॉमन है और इसके जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो इतने ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पर सामान्य आदमी भी आपसे समझ की गुंजाइश रखेगा। सामान्य आदमी भी इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके संबंध में कुछ न कुछ जानकारी जरूर रखता है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है। कम से कम आपको सब्जेक्ट की जो सेंसिटिविटी है, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स है, सब्जेक्ट का जो स्कोप है, इसके बारे में कम से कम एक कंसेप्चुअल जानकारी जरूर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखिए कि इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस क्लाउज है और डिफिनीशंस में मैं डीप में जाके नहीं कहूंगा, लेकिन सिंपल सिंपल बातें जो है, जैसे वेज क्या है, मजदूरी क्या होती है, श्रमिक क्या होते हैं, श्रम क्या होता है, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा क्या है, सामाजिक कार्य, जिससे सब जुड़े रहते हैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप से समाज के हर एक तबके से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज का एक प्रॉपर नॉलेज, हम नहीं कहते कि एकदम स्पेसिफिक नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, एकदम स्पेसिफिकली वहाँ डीप में जाके आपको जो किताब में आपने परिभाषाएं रट रखी है उसको जाके आपको वहां पर बतलाना है। आप केवल इंग्रेडिएंट्स ही बतला देंगे, वही आपके लिए काफी होगा। तीसरी चीज जो है कि देखिए कि इसमें कुछ बहुत सारी समस्याओं के बारे में जिक्र है जो कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बेस्यापी है, बंधुआ मजदूरी है, बाल श्रम है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित बातें हैं, बच्चों के कल्याण से संबंधित बातें हैं, प्रोहिबिशन है, भिक्षावृत्ति है। तो ये सब चीज ऐसी इश्यूज है जो आपको हर जगह, हर मतलब जहां कहीं भी आप निकलिएगा वहां पर आपको दिख जाएगा ये सब समस्या। तो इसका भी एक कंप्लीट नॉलेज आपको होना जरूरी है। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अभी जो कोरोना का काल चल रहा है और इसके दौरान जो सबसे ज्यादा अगर कोई सफर किए हैं तो मजदूर सफर किए हैं, तो वहां उनके विषय में भी एक बेहतर नॉलेज की आपसे अपेक्षा की जाती है कि उनकी आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन समस्याओं के निदान के लिए आप क्या सोचते हैं। तो ये सब पहलू है जिसको आपको एलएसडब्ल्यू के लिए तैयार करना होगा। एलएसडब्ल्यू के का डायमेंशन इन सब जगहों में जाके खुलेगा। और एक और चीज है जो लेबर रिफॉर्म से जाके जुड़ता है, जो बात ये की जा रही थी कि जो 44 सेंट्रल एक्ट्स हैं उनको कोडिफाइड करके 4 एक्ट में, 4 कोड में बांट दिया जाए, और उस 4 कोड में एक प्रवर्तन में आ चुका है और 3 अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। तो इन चारों के संबंध में विशेष रूप से वेज कोड के बारे में, क्योंकि वेज कोड पारित हो चुका है, लागू हो चुका है, और 3 जो बचता है वो 3 के बारे में सिंपल जानकारी भी अगर आप रखते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। एक चीज याद रखिए, कोई भी आदमी आपसे डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन जब कभी भी पूछेंगे तो उसके सिंपल एस्पेक्ट से ही पूछेंगे। उसके अगर क्रियान्वयन से पूछ रहे हैं तो क्रियान्वयन के एप्लीकेशन पोर्शन से पूछेंगे, इन सब अधिनियमों की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्या समस्याएं आई थी, तो इन सब चीज से ही जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सबसे पहला प्रश्न है, जो सबसे मुझे मतलब विचलित करता है कि जब हम लोग मॉक में भी बच्चे से पूछते हैं प्रश्न, और जब पूछते हैं कि एलएसडब्ल्यू आपने सब्जेक्ट के रूप में क्यों लिया, तो एकदम रटा रटाया जवाब होता है कि सर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और इसका सिलेबस जो है तो बहुत छोटा है, रुचिकर लगा, और गाइडेंस बहुत जल्द, बहुत अच्छा उपलब्ध है मार्केट में, और इसके कारण हम इसकी तैयारी कर, है ना। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई जवाब है, बोलिए ये आप तो लोग। सिंपल सा जवाब है ना। हाँ सर, नमस्ते सर। सिंपल सा जवाब है, बहुत अच्छी बात है, एकदम सिंपल जवाब है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सारे लोग यही जवाब दे रहे हैं, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं, या आप अगर सर ये पढ़े पब्लिक लाइफ एलएसडब्ल्यू। से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है सर। पब्लिक लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है? मतलब पब्लिक लाइफ से एलएसडब्ल्यू के सब सारे, सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। पब्लिक लाइफ से लगभग लगभग सब्जेक्ट जुड़े ही हुए हैं किसी न किसी मात्रा में।
मेन चीज सर इसको इसमें क्या ऐसे है हाँ बोलिए। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर यह श्रम श्रम हम्म समस्या सामाजिक समस्या और हम्म, समाज कल्याण से संबंधित है, जिसका हम अपने प्रशासन हम्म, में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप अरे जब एलएसडब्ल्यू पढ़ते हैं, जब आप एक मिनट शांत हो जाए, फिर हम बोल लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। जब हम एलएसडब्ल्यू पढ़ते हैं तो इसका देखिए एक चीज लेबर वेलफेयर से जुड़ता है और दूसरा सोशल वेलफेयर से जाके जुड़ता है। और जब लेबर वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पॉपुलेशन का कितना परसेंट लेबर है अभी? एक मैक्सिमम अगर हम देखें परसेंटेज तो लेबर का परसेंटेज है। और क्या होता है कि वहां पर हमारी संवेदना उनसे जाके जुड़ती है। हम अगर एक्ट पढ़ते हैं तो देखते क्या है कि उनके वेलफेयर की बात वहां की गई है, उनकी समस्याओं की बात वहां पर की गई, किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं इसकी बात की गई है। तो एक तो उससे हम जाके जुड़ते हैं, दूसरा क्या है कि हम सामाजिक समस्याओं से जाके जुड़ते हैं, सामाजिक समस्याओं के निदान के विषय में जाके जुड़ते हैं। हमको एक प्राइमरी जानकारी, प्राइमा फेसी नॉलेज मिलता है उसके बारे में। एक प्रथम दृष्टया हम समस्याओं को समझने के काबिल हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी एक संवेदनशीलता हमें विकसित होती है। और प्रशासन में किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर एआरसी के रिपोर्ट को आप देखिएगा तो उसमें कहा गया कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। किसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? आम लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और वो संवेदना कब आप में आएगी? जब आप उनकी समस्याओं से वाकिफ होइएगा, जब आप उनकी समस्याओं को सेंसिटिव होकर सोचिएगा। तो आप अपने आंसर को इस तरह नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई हम एलएसडब्ल्यू हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हम सामाजिक समस्याओं के साथ साथ एक बड़े वर्ग की, जो श्रमिकों का वर्ग है, उनकी हम समस्याओं से वाकिफ होते हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता विकसित होती है। और इस संवेदनशीलता को अगर हम प्रशासन में प्रयोग करेंगे तो हम समस्याओं का एक बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, उन समस्याओं का हम बेहतर निदान प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर बेहतर होगा? आप कहिएगा कि छोटा सिलेबस है, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर लगा, फलाने आदमी ने गाइड उपलब्ध करवा दिया इसलिए हमने एलएसडब्ल्यू ले लिया। तो सामान्य सा बात है, सब कोई कहेगा ये बात। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में आइए, थोड़ा सा अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज कीजिए। पढ़ा आपने, आपके अंदर भी ये बातें होंगी, आपने भी पढ़ रखा होगा इन सब बातों को, लेकिन क्या करना है कि एक्सप्रेशन के तरीका को थोड़ा सा बदल देना है। मेंस में आप लोगों ने लिखा है, आपकी क्वालिटी पे थोड़ी ही किसी को संदेह है, आपके पास जानकारी है, आप इस पे थोड़ी ही किसी को संदेह, आपने मेंस क्वालिफाई किया है। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं साक्षात, अब जब आप इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? प्री आपने पास कर लिया, आपके मेंस आपने पास किया, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में बहुत सारे जो उससे संबंधित, उस सेवा में रह चुके लोग होते हैं, उस सेवा से संबंधित लोग होते हैं, या जिनका एक बहुत व्यापक अनुभव होता है, वैसे लोग बैठते हैं, वो साक्षात आपको देखते हैं। और देख के क्या आपके व्यक्तित्व में क्या देखना चाहते हैं कि जिस सेवा के लिए आपको सिलेक्ट करने जा रहे हैं उससे संबंधित हुनर आप में है या नहीं है, उसके लिए आप कॉम्पिटेंट है या नहीं है। और आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी आपको शो करना है कि हाँ मैं ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हूँ। और उसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा चेंजिंग। हम बहुत ज्यादा नहीं बात नहीं कर रहे हैं कि आप फिर से नोट्स पढ़ना शुरू कीजिए या रटना शुरू कीजिए। थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए खुद। हो सकता है हमने जो बात कही इससे बेहतर भी आप सोच सकते हैं। तो आप अपना इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए और आप खुद से सोचिए। दूसरी बात हम और देखते हैं कि और समस्या देखते हैं कि जैसे ही बात करते हैं कि श्रमिकों के से, जैसे लेबर रिफॉर्म्स की जब कभी चर्चा होती है और हम लोग बात करते हैं कि श्रमिकों के लिए जो सरकार की नीति है वो बहुत अच्छी नहीं है, वैसे ही देखते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पर चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। भाई सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे? है ना, ये भी धारणा आप लोगों में बनी हुई है, पता नहीं कैसे बनी हुई है, लेकिन एक धारणा बनी हुई है। लेकिन जब आप, कोई भी आप लोगों में से होंगे, पढ़े होंगे कभी, इकोनॉमिक सर्वे अगर कभी आप पढ़िएगा या योजना कभी पढ़िएगा और देखिएगा कि वहां पर अगर कोई अधिनियम आता है या कोई सरकार का ही अधिनियम है तो उसका, उसकी समस्या, उसका क्रिटिक वहां छपा रहता है। सरकार खुद क्रिटिक छापती है वहां पर, इसमें ये कमियां हैं लेकिन इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर श्रम आयोग के रिपोर्ट को पढ़िए, द्वितीय श्रम आयोग के रिपोर्ट को पढ़िए, तो वहां भी श्रम प्रशासन की कमियों को दर्शाया गया है, क्या क्या कमियां हैं। और तभी ना हम उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। एक बात जान लीजिए, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ कभी नहीं होता है, उसमें कमियां रहती हैं। और आपसे क्या गुंजाइश की जाती है कि आप तटस्थ हो कि किसी भी चीज का मूल्यांकन करें, न कि एक्टिविस्ट की तरह आलोचना करने लगे और न ही चारण की तरह दुर्दावली गायन करने लगे।
अपेक्षा किस बात की होती है? तो तटस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और तटस्थ दृष्टिकोण कब होगा? जब आपकी उसकी खूबियों को भी बतलाइए, उसकी खामियों को भी बतलाइए, अपना सुझाव भी दीजिए। बातें स्पष्ट हो रही है? अब हम यस सर। टोटल सब्जेक्ट को हम यस सर। इसी अनुसार से हम लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए एलएसडब्ल्यू, पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलएसडब्ल्यू हम लोगों ने क्यों लिया। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत जब हम सिलेबस को अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए मैक्सिमम प्रश्न बनने का, जैसे बीड़ी सिगार एक्ट है या इस तरह के जो एक्ट है, यहाँ से प्रश्न, या सोप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। वो लोग भी जो उसके विशेषज्ञ होंगे तो वहां से कुछ पूछ ले तो पूछ ले। लेकिन जो सामान्य चीजें हैं, जो कारखाना क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहेंगी। पूछेंगे आपसे कारखाना क्या है, मजदूर क्या होता है, श्रमिक क्या होता है। अगर श्रमिक है तो फिर संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, कितने पॉपुलेशन असंगठित क्षेत्र में है, ट्रेड यूनियंस क्या होता। इसी तरह जितने भी जो आप अधिनियम पढ़े हैं तो उसमें जो सिंपल सिंपल पारिभाषिक शब्द हैं उसको आप केवल ध्यान में रखिए। और ऐसा कभी मत कीजिएगा कि नोट्स उठा के रवि से आप डिफिनीशन रटना शुरू कर दीजिएगा। डिफिनीशन का जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, जो उसके महत्वपूर्ण अंग है, केवल उसको भी ध्यान में रखिएगा तो आपके काम बन जाएंगे, आप बतला सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है कि कारखाना किसको कहते हैं, तो पूरा रटने का नहीं जरूरत है कि इसमें केवल कारखाना के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि लेबर की संख्या इंपॉर्टेंट है, शक्ति की सहायता से कितने होंगे, शक्ति की सहायता के बगैर कितने होंगे। और तीसरा चीज क्या है कि उसको एक परिसीमा में होना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क अगर रोड पे चल रहा है तो कारखाना नहीं होगा क्योंकि उसकी सीमा नहीं है। अगर कारखाना की परिभाषा पूछ रहे हैं, आपको बोल देंगे कि रोड पे निर्माण का काम चल रहा है, वहां पर जेसीबी वगैरह शक्ति का भी यूज हो रहा है और वहां पर 25 श्रमिक काम करें तो इसको कारखाना कहेंगे? तो कहेगा नहीं भाई, परिसीमा नहीं है इसलिए कारखाना नहीं है ये। तो सिंपल सिंपल बात है। वेज क्या होता है, मजदूरी क्या होता है। मजदूरी का जैसे ही पूछा जाए कि मजदूरी क्या होता है तो क्या, कोई भी श्रमिक अपने श्रम के बदले में जो रिम्यूनरेशन, जो पारिश्रमिक उसको मिलती है उसको हम मजदूरी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है? तो बेसिक पे इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, और रिटेनिंग अलाउंस इंक्लूड होता है। अगर आपको नहीं भी याद है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है तो सिंपल सा भी बात कर दीजिएगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि वेतन, वेज और सैलरी दोनों में क्या डिफरेंसेज है। मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ कि इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई कहेंगे कि दैनिक आधार पर मजदूरी मिलता है, कोई कहेंगे कि मासिक आधार पर सैलरी मिलता है। सिंपल सा अंतर है कि वेज जब कभी, मजदूरी जब कभी भी मिलेगा तो वो समय के अनुपाती होता है। और समय के अनुपाती किस सेंस में होता है? समय के अनुपाती और काम के अनुपाती तो सैलरी भी होती है, वो भी महीना में एक बार मिलती है। लेकिन वेज जहां कहीं भी होगा वहां टाइम फिक्स होगा। कोई मजदूर का आप कारखाना अधिनियम में पढ़ रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने देर तक वो काम कर सकता है? 8 घंटा काम करेगा। 8 घंटा से जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा वहां क्या हो जाएगा? ओवर टाइम हो जाएगा। और ओवर टाइम के लिए फिर उसको दोगुना वेज देना पड़ेगा। सैलरी में ये चीज नहीं। कल आप अपॉइंटेड होते हैं एसडीएम के रूप में, एसडीओ के रूप में, और आपसे 24 घंटा अगर काम ले लिया जाएगा तो आपको उसके बदले ज्यादा सैलरी नहीं दी जाएगी। लेकिन वेज जैसे ही 8 घंटा से ज्यादा होगा दैनिक, वैसे ही उसको देना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा। ताकि स्पष्ट कहाँ डिफरेंस है, मेन जो थीम है उसको पकड़ना है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में जाते हैं तो वहां पर बहुत होगा तो विकलांगता से प्रश्न बन सकता है। लेकिन सर थोड़ा वेतन के बारे में बता दें, वेतन के बारे में थोड़ा सैलरी क्लियर बारे कर में दें। बताया ना कि सैलरी आपके काम के अनुसार, जिस पोस्ट पर आपका अपॉइंटमेंट होता है उस काम के अनुसार आपकी सैलरी मिलती है। लेकिन वेज जब कभी भी मिलता है तो वेज समय के अनुपाती वेज होता है। ओवर टाइम उसमें नहीं मिलता है, इसमें ओवर टाइम मिलता है। इसमें इंसेंटिव मिलता है, इसमें इंसेंटिव नहीं मिलता है। उसी तरह 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट है आपके लिए जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। एक है बंधुआ मजदूरी और दूसरा है चाइल्ड लेबर।
एक प्रसूति सहायता भी देख लीजिएगा, प्रसूति सहायता से भी प्रश्न बनेंगे। और प्रसूति सहायता से जो मैटरनिटी बेनिफिट से जो मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं वो ये होते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, ये कितने दिनों तक के लिए दी जाती है, इसमें नवीनतम संशोधन क्या हुए हैं, और मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम में और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो चल रहा है उसमें दोनों में क्या अंतर संबंध है। जैसे देखिएगा ना कि 2 बच्चा से ज्यादा जब होगा तो उसको 26 सप्ताह का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना ये बात। तो इन सब चीजों को आपको खुद इमेजिन करना है, खुद इन सब चीजों को रिलेट करने का कोशिश कीजिए, सारा का सारा खुद ब खुद क्लियर होते चला जाएगा। जब हम बंधुआ मजदूरी की तरफ जाते हैं तो बंधुआ मजदूरी में क्या देख रहे हैं, सिंपल सा अगर डिफिनीशन पूछ लिया जाए कि बंधुआ मजदूरी का डिफिनीशन क्या है, नहीं आपको याद है कोई बात नहीं है, लेकिन 3 चीज याद रखिएगा। पहला कि फोर्स्ड लेबर है, वो बलपूर्वक उससे काम लिया जा रहा है। दूसरा चीज, बंधुआ कब होगा, जब किसी न किसी रूप में उसको ऋण के लिए या किसी प्रथा के अंतर्गत या किसी जाति से बिलोंग करने के कारण उससे काम लिया जा रहा है। और तीसरी बात क्या है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, और जो मैक्सिमम जो मिनिमम वेज उस समय का प्रचलित वेज दर है उससे कम वेज उसको दिया जा रहा है। ये 3 चीज अगर आ जाते हैं बंधुआ मजदूरी है। कोई जरूरत नहीं कि आप एक्ट से डिफिनीशन रख के और उसको जाके वहां पर बोलिए, ये 3 चीज भी अगर आप बोल देते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। उसी तरह बालक का एक आता है चाइल्ड लेबर रिफॉर्म, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चाइल्ड लेबर रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चाइल्ड लेबर के लिए उत्तरदायी कारक और चाइल्ड लेबर के रिफॉर्म के लिए जितने प्रयास किए गए हैं वो सारे के सारे प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। और आपको अक्सर आप कहीं भी जाते रहेंगे, रोड पे चाय वगैरह पीते होंगे तो वहाँ चाय दुकान पे अक्सर आपको दिख जाएगा कोई ना कोई बच्चा काम करते। तो सबसे पहला चीज है कि इसका कारण, इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इतने कड़े अधिनियम बनाने के बावजूद भी इससे मुक्ति क्यों नहीं पाई जा रही है। तो देखिएगा कि इस दोनों के बीच में, उसके डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में, दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी है कि वो मंदिर के आगे फूल नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, या तो फूल बेचेंगे नहीं तो भीख मांगेंगे, उसके अलावा जीवन यापन का तो कोई उपाय है नहीं। तो क्या है, हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स की फेल्यूर है, जिसके कारण इस स्थिति में वो पहुंच गए हैं कि वो मंदिर के आगे या तो फूल बेचने के लिए या अखबार बेचने के लिए या सब्जियां बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, या वहां पर भीख मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। यही 2 में से एक काम वो कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि एक्सट्रीम गरीबी। अगर उनको हम वहां से हटा भी देते हैं तो भी फिर कल होके जाके वो वही काम करते हैं। अगर उनके माँ बाप को हम सुरक्षा भी मुहैया करवा देते हैं, उनको हम असिस्टेंस भी दे देते हैं, फिर भी जाके वो वही काम करते हैं। अगर हम अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में पहले क्या था कि पहले 2 तरह का प्रावधान उसमें था, विनियमात्मक भी था और प्रतिषेधात्मक भी था। कुछ जगह पर उनको काम करने की अनुमति दी गई थी, कुछ जगह पर काम करने का विनियमन किया गया था। अब अगर देखिएगा तो अब 14 वर्ष से कम वाले के काम को हर जगह से रोक दिया गया है और 14 से लेकर 18 वर्ष वाले को काम करने की अनुमति दी गई है। किशोर कहा गया, एडोलसेंट कहा गया है। लेकिन यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी समस्या है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा अपवाद क्रिएट कर दिया गया है कि वो फैमिली काम में हाथ बटा सकते हैं। अब जब मान लीजिए कि जो फैमिली काम में अगर हाथ बटा रहा है और फैमिली के डिफिनीशन को बहुत वेग कर दिया गया है, तो क्या होगा कि जब फैमिली में ही हाथ बटाने के लिए तो कभी छोले कुलचे की दुकान पर वो दिख जाते हैं, कभी चाय की दुकान पर दिख जाते हैं, कभी अखबार बेचते दिख जाते हैं। और दूसरा कंट्राडिक्शन यहाँ पर क्या उभरता है कि आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या समस्या है जो इस चीज को बढ़ावा दे रही है। उस एक्ट में देखिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी है, जिसकी 8वीं तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। बच्चे फेल करेंगे नहीं, पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा नहीं।
काम वो बाहर करते रहेंगे, परीक्षा में पास करते करते 8वीं तक पहुंच जाएंगे। अब इन दोनों का कंट्राडिक्शन कहाँ ले जाता है उनको? न वो कोई स्किल सीख पा रहे हैं, न किसी वोकेशन से वो वाकिफ हो पा रहे हैं, और ले दे के वो फिर से उसी लेबर सिस्टम में वो काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। न कोई स्किल डेवलपमेंट हो पाता है, न एजुकेशनल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये सब रीजन जो है एक दूसरे के साथ मिलते हुए इस समस्या पर अभी तक भी कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी ये समस्या नियंत्रित नहीं हो पा रही है। बातें क्लियर हो रही है? यस सर। अब अगर हम आते हैं, जैसे देखिए फैक्ट्री अधिनियम से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी देखिए कि आपने 11 एक्ट जो फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, वो सारे के सारे अधिनियम किसी न किसी पर्पज से बनाए गए हैं। और जब देखिएगा कि लेबर वेलफेयर की बात होती है, तो लेबर वेलफेयर की बात इसलिए शुरुआत होती है कि आप थोड़ा सा अगर शुरुआती समय को देखिएगा तो इस लेबर का पूरा जो रिलेशन है, ये शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति के बाद से। और औद्योगिक क्रांति के बाद से एक संगठित रूप से उद्योग का शुरुआत होता है, और उसी तरह से श्रमिकों का, जैसे क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के साथ ही सामंतवाद का पतन होता है। सामंतवाद का जैसे ही पतन होता है तो कृषि दास से उनकी मुक्ति होती है, कृषि दासता से उनकी मुक्ति होती है, और कृषि दासता से मुक्ति होते के साथ ही वो इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में आना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि दो ग्रुप है वहां पर, एक लेबर का ग्रुप है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है। इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप का प्राइम मोटो है मैक्सिमम प्रॉफिट, और लेबर के ग्रुप का क्या है उद्देश्य है? किसी भी तरह जीवन यापन करना, लिवलीहुड को मेंटेन करना। और मैक्सिमम प्रॉफिट वो कब ले सकते हैं? जब वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट कब कम होगा? जब वो लेबर को कम पैसा देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन का जो एक बड़ा कॉस्ट है वो लेबर के वेज पे चला जाता था। दो चीज और भी साथ में है कि एक के बिना दूसरे का गुजारा भी नहीं हो सकता है। दोनों का एक दूसरे के कॉपरेशन की भी बातें हैं, दोनों का एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट की भी बातें आती हैं। इसी के कारण जब वेलफेयर स्टेट की शुरुआत होती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। और सरकार का रुझान किसकी तरफ रहता है? ऑलमोस्ट हमेशा जो कमजोर वर्ग रहेंगे उसकी तरफ ही सरकार का रुझान रहेगा, और वो कमजोर वर्ग था लेबर, लेबर की तरफ सरकार का रुझान रहा। उस पर देखिए कि धीरे धीरे श्रम संघों का उदय, हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, और डिटेल में अगर जाएंगे तो केवल आप एक कंसेप्चुअल नॉलेज उसका लेते चलिए, कंसेप्ट के रूप में उसको लेते चलिए कि हम अगर आंसर हम देते हैं तो हमारे आंसर का बैलेंस किस तरफ हो, किस तरह से हम बैलेंस बनाते हुए चले। तो ऑलवेज देखिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसका जो रुझान था वो लेबर के फेवर में था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ भी जितने भी लेबर लॉज बने वहां पर सबका रुझान लेबर के फेवर में रहा है। लेकिन जैसे ही 1991 के बाद से हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होते के साथ ही इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होते के साथ ही लेबर सिस्टम में भी धीरे धीरे देखिएगा तो एक बदलाव दिखने लगता है। बदलाव क्या दिखता है? देखिएगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र के लेबर की संख्या बढ़ती चली जाती है। देखिए कि कामों का जो है वो आउटसोर्सिंग शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी कामों की आउटसोर्सिंग शुरू हो जाती है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे जाने लगे रहते। अब देखिए कि जो श्रम संगठन है, वो श्रम संगठन का विस्तार जो है वो संगठित क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है, संगठित क्षेत्र को वो शामिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम यकीन माने तो आज हमारा 93% लेबर जो है वो असंगठित क्षेत्र में है, और संगठित क्षेत्र में मात्र 8% लेबर फोर्स है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव वहां पर दिख रहा है, और यही बदलाव है जो श्रम संघों को भी एक तरफ प्रासंगिकता की ओर ले जा रहा है, और दूसरी तरफ लेबर भी जो है वो संगठित रूप से अपनी मांग को रखने में असमर्थ होते जा रहे हैं। यहीं पर श्रम सुधार की बातें उठती है। जब श्रम सुधार की बातें उठती है तो उसका क्या क्या कंपोनेंट्स दिया जाता है कि क्यों श्रम सुधार किया जाए।
जब कभी भी श्रम सुधार की बातें की जाती है तो श्रम सुधार के पृष्ठभूमि में क्या रखा जाता है? अगर देखिएगा तो देखिए कि जितना भी श्रम कानून है, श्रम कानून को अगर देखिएगा तो 3 डायरेक्शन में आप बांट सकते हैं। पहला जो उसका पोर्शन होता है वो लाइसेंस वगैरह लेने से संबंधित होता है। उसके दूसरा पोर्शन देखिएगा तो उसमें उद्योग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के कार्य संबंध और विशेष रूप से एम्प्लॉयर जितने भी हैं और एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के संरक्षण की बात, मतलब कि श्रमिकों के संरक्षण की बात, वर्कमैन के संरक्षण की बात की जाती है। और तीसरा जो पोर्शन होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन को के लिए होता है, जिसमें शिक्षक वगैरह की नियुक्ति होती है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि अनुपालन लागत जो होता है, जिसकी लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस लेने के कारण एक जटिलता का निर्माण होता है और नया औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने से पहले एक बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर समस्याएं थी। दूसरी बातें क्या थी कि अनुपालन जो था वो श्रमिकों की संख्या से संबंधित है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है तो 10 और 20 श्रमिक की बात वहां पर कही गई थी। अब अगर किसी को ले ऑफ करना है, किसी को रिट्रेंच करना है, किसी को छटनी करनी है, किसी को बंदी करना है, तो वहां भी 100 श्रमिकों का दायरा सीमित रखा गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम में। तो जितनी भी बातें थी वो लेबर की संख्या, श्रमिकों की संख्या से जुड़ी हुई थी, श्रमिकों की संख्या के प्रोपोर्शन में ये सब बातें थी। तीसरी बात क्या थी कि बहुत सारे लेबर जो अनुत्पादक थे, जो नकारे थे, वो भी श्रम संघों के कारण उनको भी संरक्षा दी जा रही थी। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको भी नहीं सम्मिलित किया जा रहा था कहीं पर, न उनकी आवाज बुलंद हो पा रही थी। और ट्रेड यूनियंस के जितने भी मेंबर थे, या ट्रेड यूनियन संगठित क्षेत्र में ही सीमित था, असंगठित क्षेत्र तक उनका विस्तार ही नहीं हुआ था। असंगठित क्षेत्र में लेबर की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन संगठित होकर वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते थे। इन सब चीजों ने श्रम सुधार की मांग को आगे बढ़ाया। इसी तरह देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत का रैंकिंग कम था, तो वहां से भी एक दबाव बना। एक चीज और हुआ कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाना और फैक्ट्री बंद करना, दोनों प्रक्रिया बहुत जटिल थी। अभी भी देखिए कि जो रिट्रेंचमेंट वगैरह है वो अभी भी जटिल है। 100 मजदूर होंगे तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तभी वो जाके बंद कर सकते हैं। तो एग्जिट और एंट्री दोनों जगह पर जटिलताएं थी, और इन्हीं जटिलताओं को कम करने की कोशिश श्रम सुधारों के द्वारा की जा रही है। जो पहला श्रम सुधार का अगर देखते हैं, जो वेज कोड है हमारा, तो वेज कोड को देखिएगा कि इससे पहले क्या था कि सूची बना दी जाती थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आप पढ़े होंगे कि जो शेड्यूल्ड में जितने भी मजदूर हैं, जो शेड्यूल में जो उपक्रम का नाम दिया गया है, उसी पर केवल वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता था, बाकी पे नहीं लागू होता था। लेकिन वेज कोड को क्या किया गया, उसको विस्तार दे दिया गया, सब पे लागू होगा, कोई सीमा नहीं रहेगी। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट का देखिएगा कि जो 18,000 तक जिनका वेतन था वहीं तक वो लागू होता था, लेकिन अब उसको पूरे पर विस्तृत कर दिया गया है कि वो सभी पर लागू होगा। इसका मैं डिटेल में आपको ग्रुप पर व्हाट्सएप पे मैं इसका अवेलेबल करवा दूंगा कि इसके क्या क्या प्रावधान है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। केवल मैं थोड़े बहुत इसका चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए कि वेज कोड के द्वारा एक प्रयास किया गया, वेज कोड हमारा पारित हो गया, क्रियान्वित भी हो गया है। वहां पर क्या किया गया कि 4 अधिनियम को एक जगह जोड़ के लाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेज एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये चारों को एक जगह करके वेज मजदूरी संहिता 2019 के रूप में उसको इनैक्ट किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको पारित किया गया, उसको क्रियान्वित किया गया। हेलो हेलो, बोलिए सर। 4 एक बार फिर से बोलिएगा सर। तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये लेक्चर के जस्ट बाद आपके ये ग्रुप पे वो भेजा रहेगा, आप देख लीजिएगा। ओके सर। सारा का सारा अवेलेबल रहेगा, इसलिए मत घबराइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये अधिनियम का जो क्रिटिसिज्म है वो भी आपको मिल जाएगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, 4 अधिनियम को एक साथ किया गया है। और 4 अधिनियम में देखिएगा तो पहले जो कॉम्प्लिकेशन था, एक अधिनियम में मजदूरी की कुछ और परिभाषा है, दूसरे में कुछ और परिभाषा है, तीसरे में कुछ और परिभाषा है, तो मजदूरी को एक जगह डिफाइन किया गया, उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया गया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम किया गया कि इंस्पेक्टर राज की जो बात होती थी कि इंस्पेक्टर एक
दंडाधिकारी के रूप में सामने आता था, इंस्पेक्टर का एक खौफ होता था, उसको खत्म करके अब उसका नाम ही चेंज कर दिया गया और उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, निरीक्षक सह सुविधा प्रदायक की भूमिका दे दी गई। उसकी भूमिका को सलाहकारी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो। अगर पुराना अब 2017 में एक योजना आई थी, अप्रैल 2017 में, जो सामाजिक सुरक्षा पे आधारित हुआ, देखिए कि सरकार खुद कह रही है कि निरीक्षकों के द्वारा जो होता था, वो जितने भी जो एम्प्लॉयर थे, वो एम्प्लॉयर उसका गलत फायदा उठाया करते थे। वो एम्प्लॉयर के फेवर में काम करता था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, पैसा वहां पर लेके वो इंस्पेक्शन वगैरह का काम ही नहीं करता था। दूसरी बात क्या थी कि स्टाफ की भी बहुत कमी थी। तो ये सब डिफिकल्टीज को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके साथ ही उसमें कुछ खामियां भी हैं। अब खामियां क्या है कि जैसे सबको विस्तृत कर दिया गया, सब जगह न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात की गई, जो फ्लोर रेट की बात की गई, वो फ्लोर रेट मात्र 178 रुपया रखा गया है, जो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता है। न्यूनतम मजदूरी तय करने की जो जिम्मेदारी है पहले भी राज्य सरकार को थी, अब भी राज्य सरकार को दे दी गई। और जैसे ही राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या होगा, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे से होड़ में लग जाएंगे कि हम अपने यहाँ मिनिमम वेज रखें, तो हम अपने यहाँ मिनिमम वेज रखें, ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को हम अपने यहाँ आकर्षित कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, जो इसका तय होगा वो ब्यूरोक्रेसी की उसमें भूमिका रहेगी, और जैसे ही ब्यूरोक्रेसी की भूमिका रहेगी तो वहां पर लॉबिंग की शुरुआत हो जाएगी। आप देखे होंगे जीएसटी काउंसिल में जैसे लॉबिंग की शुरुआत होती है, जैसे एक जगह पर डिफरेंट टैक्स स्लैब है, उसमें किस वस्तु को किस में डाला जाए, उसके लिए वहां पर लॉबिंग होती है। उसी तरह की लॉबिंग की शुरुआत यहाँ भी शुरू हो जाएगी। तो आपको कभी भी जो जवाब देना है तो उसकी खूबियों को भी बतलाना है, उसकी खामियों को भी बतलाना है। ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ हम कैसे बोले, जैसे ही पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए इस अधिनियम में क्या क्या खामियां हैं, तो वहां पर चुप हो जाते हैं कि नहीं कुछ खामियां नहीं सर, अच्छी है सर, सब अच्छी सी बातें हैं। जहां पूछते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में, कॉर्पोरेट के फेवर में काम की जा रही है, तो सीधा सा जवाब आता है नहीं सर, कॉर्पोरेट के फेवर में नहीं काम किया जा रहा है, थोड़ी बहुत है लेकिन उसकी गुंजाइश की जाएगी। ऐसा जवाब कभी मत, आपको तटस्थ होकर जवाब देना है। आपका जवाब जब कभी भी हो संतुलित हो, तटस्थ हो, आपका दृष्टिकोण हमेशा तटस्थ दृष्टिकोण हो, तभी आप एक बेहतर प्रशासक की भूमिका निभा पाएंगे। अगर आपका किसी के प्रति भी झुकाव होता है, किसी के प्रति अगर झुकाव दिखता है, तो वो आपके पर्सनालिटी में दिखना ही नहीं चाहिए। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, 3 और अधिनियम वहां पर चर्चा में रहे हैं। 3 अधिनियम में एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन एक्ट को, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, और एक स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम है, अस्थायी आदेश अधिनियम है, उसको तीनों को एकजुट करने की बात की गई है, और वो अभी पेंडिंग है, वो अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है, वो अभी पारित नहीं हुई है। तीसरा जो है वो सोशल सिक्योरिटी कोड है, जिसके अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी अधिनियम थे, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था, ग्रेच्युटी एक्ट है, प्रसूति सहायता अधिनियम है, इन सब प्रोविडेंट फंड अधिनियम है, इन सबको एकजुट करके, एम्प्लॉय कंपनसेशन अधिनियम है, इन सबको एकजुट करके वहां पर सोशल सिक्योरिटी कोड बिल के रूप में उसको पारित किया जाए, उसको लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी अभी पेंडिंग है। और चौथा जो है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट, वर्किंग कंडीशन कोड। इसके अंतर्गत देखिए फैक्ट्री अधिनियम, माइंस एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, इस सबको एकजुट करके लाने की कोशिश की जा रही है, ये भी अभी पार्लियामेंट के पास पेंडिंग। तो जब कहीं भी आप अधिनियम से अगर आप तैयारी करेंगे, तो अधिनियम के क्रियान्वयन पक्ष की बात करेंगे, क्रियान्वयन पक्ष की तैयारी करेंगे। क्रियान्वयन पक्ष से संबंधित प्रश्न, जो सिंपल प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न आता है वो 2-3 चीज में, जैसे चाइल्ड लेबर में आता है, इतना प्रयास होने के बावजूद चाइल्ड लेबर को खत्म करने का है, चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है?
अभी देखिए कि अभी अधिनियम में क्या क्या प्रबंध किया गया है। एक तो कि 14 साल से कम वाले को रोक दिया गया है। 14 साल से कम वाले को रोकने के साथ क्या कि 14 से 18 वाले को काम करने की इजाजत दी गई। केवल हजारस प्रोसेस में वो काम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या किया गया कि जिला अधिकारी के निरीक्षण में एक राहत एवं पुनर्वास कोष की व्यवस्था की गई है, जिसमें 50,000 रुपीज, जहां कहीं भी चाइल्ड श्रमिक पकड़ाएंगे वहां से उनको उस ऑक्युपायर से, उस इंडस्ट्रियलिस्ट से या जिसके यहाँ वो काम करे उस नियोक्ता से उनको पैसा वसूल के उस फंड में डालना है और वो पैसा उसके बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। उसके बेनिफिट के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए या उसको और भी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि चाइल्ड लेबर के लिए पहले क्या था कि सभी लोग कंप्लेन नहीं कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। अगर आप भी देखते हैं तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि मैं अक्सर देता हूँ कि एक महिला हेल्पलाइन नंबर और एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर सबको पता होना चाहिए। लेकिन मैं महिला मेंबर को भी जब पूछता हूँ चाइल्ड हेल्प महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है तो वो भी नहीं बताते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है तो किसी को नहीं पता रहता। ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे ही पूछे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, झट से बोलिए कि 1098 है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। आप अक्सर देखिएगा वो लिखा हुआ रहता है, रोड पे भी आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। जहाँ कहीं पुलिस टिकट होगा वहां पर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ये है। ये सबको याद रहना चाहिए, यहाँ से पूछे जाएंगे। और उसके लिए क्या है कि आप भी जागरूक बनिए, आप भी कहीं पर भी ये कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है, एक जागरूकता लाने की कोशिश करनी है। आप जागरूक बनिए, अगल बगल वाले को जागरूक कीजिए। देखिए कि घर में जो घरेलू नौकर है वो मैक्सिमम बच्चे को रखा जाता है, और पढ़े लिखे लोग रख रहे हैं, हम आप सब रख रहे हैं। जागरूक बनिए, उनको रखने से रोकिए, उनको जागृत कीजिए कि भाई इनको पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है, इनका पोषण जरूरी है, इनको खेल कूद की सुविधा देना जरूरी है। न कि इनको लेबर के रूप एक चाइल्ड को अगर हम लेबर के रूप में रखते हैं तो उसके साथ क्या उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व का विकास ही बाधित हो जाता है। तो इन सब चीजों को सम्मिलित रूप से अगर हम करते हैं। इसके बाद क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी संयोजन की बात है। एक तो कि लेबर डिपार्टमेंट की बात आती है, दूसरा पुलिस की बात आती है, तीसरा एजुकेशन की बात आती है, चौथा बाल अधिकारिता ये विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की बात आती है। इस सबको एकजुट होकर सम्मिलित रूप से इसके लिए प्रयास करना होगा। डिपार्टमेंट के बीच में भी अंतर संबंध बेहतर होना चाहिए, तभी जाके हम प्रॉपर केयर ले पाएंगे और जितनी भी सुविधाएं हैं उसका हम उसको प्रॉपर लाभ उपलब्ध करवा पाएंगे, तभी जाके ये समस्या का अंत होगा। चौथा जो अधिनियम में खामी है वो ये है, यहाँ पर जो एक्सेप्शन दे दिया गया है कि परिवार के सदस्य के रूप में वो काम क्यों, भाई परिवार के सदस्य के रूप में क्यों काम करेगा। आप उसको पूरा का पूरा, जब शिक्षा का अधिकार के तहत उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया तो आप उसको पूरा लागू होने दीजिए। राइट टू एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके अंतर्गत उसको जाने दीजिए। बातें क्लियर हो रही है? यस सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, या कुछ प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, सेकेंड पेपर में जब हम जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे। जैसे वहां औद्योगिक संबंध की बात आती है, औद्योगिक विवाद की बात आती है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि जो प्रवासी मजदूर अभी आ रहे हैं वहां तक उसके आ रहे हैं, कारण आ रहे हैं वहां पर प्रवासी मजदूर की मैं चर्चा करूंगा। सीक्वेंसली में क्रमबद्ध तरीके से मैं आगे सर बढ़ते उसके जाऊंगा वहां तक आ रहा है। घंटे को कार्य के घंटे को जो बढ़ाया गया उसके बाद। हाँ मैं चर्चा करूंगा, अभी उस पर चर्चा करूंगा मैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आते हैं। यहाँ से आपसे मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावनाएं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पूछा जाएगा आपसे हड़ताल, तालाबंदी, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ,
और ये बंदी क्लोजर, इन सब चीजों से बने प्रश्न, इन सब टॉपिक से संबंधित प्रश्न धड़ल्ले से पूछे जाएंगे। अब डिफिनीशन के चक्कर में नहीं फंस जाना है कि हड़ताल के लिए क्या क्या उसमें है। हड़ताल क्या है कि अगर काम करने से मना कर देते हैं, सम्मिलित रूप से काम करने से मना करते हैं तो हड़ताल है। अब हड़ताल लीगल है या इलीगल है? तो अगर अधिनियम में जो बातें रखी गई है कि जो कुछ शर्तें दी गई है ना कि जो इसेंशियल सर्विस में है वहां पर नोटिस 6 वीक्स और 14 दिन के नोटिस का जो बात है कि 6 वीक्स का नोटिस दिया जाएगा। और 14 इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे वहां, अगर पूछते भी हैं तो ये तो सिंपल सा चीज है, आपको इसेंशियल सर्विस में याद रहेगा कि इसेंशियल सर्विस में 6 वीक और 14 दिन का जो नोटिस का टाइम पीरियड है वो ध्यान में रखिएगा केवल। और उसके बाद अगर हड़ताल किया जाए तो अवैध हड़ताल है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़ताल के दौरान जो हिंसा होती है, या हड़ताल हड़ताल तो जायज है, लेकिन हड़ताल के अंतर्गत जो घेराव किया जाता है, हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है, तो इसको कभी भी डिफेंड नहीं करना है। यहाँ पर आपको श्रमिक के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। क्यों? क्योंकि आगजनी अगर की जा रही है, कोई भी जो एंटी सोशल काम किया जा रहा है या अपने हद से आगे बढ़ के काम किया जा रहा है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उससे आगे बढ़ के काम किया जा रहा है, जो अपराध है उसको अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके पक्ष में कभी नहीं जाना है। घेराव अपराध है, आगजनी अपराध है, तो उसके चक्कर में कभी नहीं फंसना है कि भाई श्रमिक के प्रति हम कैसे सेंसिटिव रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है भाई, अपराधियों के प्रति थोड़ी सेंसिटिव बनना है आपको। आपका सेंसिटिवनेस कॉमन मैन के प्रति, कॉमन पर्सन के प्रति होना चाहिए, न कि अपराधी के। जैसे ही हड़ताल हिंसात्मक रूप लेता है वैसे ही वो अपराध का स्वरूप धारण कर लेता है, तो वहां पर इससे बचना है। उसी तरह अगर तालाबंदी भी की जा रही है और तालाबंदी में भी अगर रिक्वायरमेंट्स का पालन नहीं किया जा रहा है तो वो भी गलत है। फिर यहीं पर बात उठती है कि जैसे बिहार में संशोधन किया गया है कि रिट्रेंचमेंट के लिए जो 100 लेबर की बात की जाती थी, 100 लेबर का रिक्वायरमेंट था कि 100 लेबर जिस औद्योगिक संस्थान में होंगे वहां पर रिट्रेंचमेंट करने से पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी और फिर उनको कंपनसेशन भी देना होगा। उसको बढ़ा के अभी अध्यादेश के द्वारा 300 कर दिया गया कि 300 लेबर जहां पर होंगे वहीं पर ये अधिनियम लागू, ये प्रावधान लागू होगा, बाकी जगह नहीं होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा फर्क श्रमिकों के हित पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 300 से कम जहां पर लेबर होंगे वहां पर इजिली उनको हटाया जा सकता है, बिना किसी कंपनसेशन के हटाया जा सकता है, बिना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सूचना दिए हटाया जा सकता है। तो ये श्रमिक हित पर कुठाराघात है। उसी तरह देखिएगा औद्योगिक संबंध से तो नहीं, लेकिन औद्योगिक विवाद से ये सब एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि औद्योगिक विवाद कब, व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है। तो ये सब प्रश्न आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम या औद्योगिक विवाद से जुड़े हुए रहेंगे। ट्रेड यूनियन से होगा कि ट्रेड यूनियन आजकल प्रभावहीन क्यों होते चले जा रहे हैं। या कोरोना पीरियड को ही देखिए कि जब पहले ट्रेड यूनियंस आगे आगे झंडा लेके चलते थे, पीछे पीछे पूरे मजदूर की लाइन लगी रहती थी, और कोरोना के पीरियड में मजदूर बदहाल घूम रहे हैं और ट्रेड यूनियंस कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि अभी तो संगठित रूप से हड़ताल कर ही नहीं सकते हैं, संगठित रूप से जुलूस निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पहला बात। दूसरा बात कि ट्रेड यूनियंस भी 1991 के बाद से धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। अब इसमें अगर आप पुराना, अगर आप मेंस के टाइम में आपने आंसर दिया होगा या मेंस के टाइम में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में रहा होगा कि ट्रेड यूनियंस के अप्रासंगिक होने का एक बहुत बड़ा कारण वहां का पॉलिटिसाइजेशन, उसका राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण में क्या होता है कि बहुत सारे राजनीतिक ट्रेड यूनियंस को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं आगे अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, जिनका श्रमिक हित से कोई जुड़ाव नहीं होता है। दूसरा चीज क्या था कि उसमें करप्शन था। क्या होता था कि ट्रेड यूनियंस स्ट्राइक किए और किसी और बात के कारण समझौता कर लिए, मजदूर का हित धरा रह गया और वो समझौता कर चुके हैं। क्या था कि वहां जनतांत्रिकरण नहीं था।
सही तरीका से यूनियन लीडर का चुनाव नहीं होता था, या किसी भी बात की डिमांड की जानी है तो उसका प्रॉपर वोटिंग नहीं होता। तो ये सब समस्याएं हैं जो ट्रेड यूनियंस को प्रभावहीन बनाते चली जा रही है। ऊपर से ग्लोबलाइजेशन का मार है। इसके कारण क्या हुआ है कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या घटती चली जा रही है, और ट्रेड यूनियंस कब होंगे? जब वो संगठित क्षेत्र में होंगे तभी हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण ट्रेड यूनियंस अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। वो अपनी बात मुखरता से नहीं रख पा रहे हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सिलेबस का टॉपिक है वो आपका सामाजिक सुरक्षा से जाके जुड़ता है। तो यहाँ पर 2-3 जो योजनाएं सरकार की चली थी वो सब आप ध्यान में रखिएगा, उसको पढ़ लीजिए। एक श्रम योगी मानधन योजना थी। अभी जो कोरोना के पीरियड में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो जो योजनाएं दी गई है, एक गरीब कल्याण योजना है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है यहाँ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाए। तो इन सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा तो सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, समाज सेवा क्या होता है, समाज कल्याण क्या होता है, समाज सुधार क्या होता है, इन सब वर्ड का एक प्रॉपर डिफिनीशन ध्यान में रखिएगा। समाज, मान लीजिए कि हम समाज कार्य की बात करते हैं कि सोशल वर्क क्या होता है। सोशल वर्क, देखिए सोशल वर्क जब कभी भी होगा तो वहां पर एक प्रोफेशनल स्किल की जरूरत होती है, उसका एक प्रोफेशन से जुड़ाव होता है। वहां पे एक साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। जो सोशल सर्विस, जैसे सोशल सर्विस कभी भी कीजिएगा, सोशल सर्विस जब कभी भी होगा तो एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाएगा, हेल्थ के क्षेत्र में किया जाएगा, फूड से संबंधित बातें की जाएगी। तो इन सब चीजों में एक स्किल की जरूरत पड़ती है, एक साइंटिफिक। बहुत अच्छा पा रहा। विकास, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। उसी तरह वेलफेयर की बात वहीं पर होगी। वेलफेयर तभी हो पाएगा जहां पर कोई ग्रुप जो है वो डिप्राइव्ड है, कोई ग्रुप किसी भी चीज से वंचित है। वो या तो वृद्ध हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, भिक्षुक हो सकते हैं। जो डिप्राइव्ड वर्ग हैं उनके अंतर्गत वो वेलफेयर का काम होगा। वो विडो हो सकते हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं, वो गरीब हो सकते हैं, जिनके वेलफेयर का काम करना है। तो ये जब कहीं भी, तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी किया जाता है। इसी तरह अगर देखिएगा समाज सुधार की जो बात होती है, तो समाज सुधार जो है वो तभी किया जाएगा जब समाज में कुछ प्रॉब्लम होगा। सोशल रिफॉर्म तभी किया जाता है जब समाज में कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने की जो काम की जाती है समाज सुधार का काम। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं सामाजिक सुरक्षा पर। सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा भी समाज क्या करता है कि किसी भी आकस्मिकता, कोई किसी प्रकार की आकस्मिकता किसी की लाइफ में आए, इसका वो खुद से सामना नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में समाज के द्वारा जो उसको सहायता उपलब्ध कराई, जो सुरक्षा उसको उपलब्ध करवाई जाती है, वही सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा है। और आकस्मिकता कब होगी? आकस्मिकता 2 ही 3 चीज में हो सकती है। एक, जब वो आर्थिक रूप से विपन्न हो, आर्थिक रूप से, और दूसरा कि जब वो शारीरिक परेशानी को आए, या तो उसका अंग भंग हो गया, या तो विकलांग हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या उसकी रोजगार छूट गए, या उसके अर्निंग कैपेसिटी में किसी तरह की कमी आ गई। इन्हीं सब कारणों से ना वो आकस्मिकता का शिकार होगा। और इस स्थिति में देखिएगा तो हमारे यहाँ 3 तरीका से दिया जा रहा है। कुछ अधिनियम बनाए गए। अधिनियम के अंतर्गत देखिएगा तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जा रही है। उसका क्या है? सोशल असिस्टेंस है। इसका क्या है? सोशल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में देखिए स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो इंश्योरेंस को उपलब्ध करवाया गया है, या आयुष्मान योजना, फसल बीमा योजना, इन सब के तहत जो इंश्योरेंस उपलब्ध करवाया गया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी है आपके सिलेबस में। गरीबी की जब कभी भी तैयारी आप कीजिएगा, या गरीबी का तो एक विशेष रूप से बिहार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को जरूर देखिएगा।
बिहार में जैसे गरीबी पूरा भारत में जो रीजन है, और बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट का रीजन देखिए, बिहार के कंटेक्स्ट का क्या रीजन हो सकता है, बिहार में स्पेसिफिकली गरीबी का क्या क्या रीजन हो सकता है, बिहार किस तरह गया इसके स्पेसिफिक रीजन क्या क्या है, और फिर इसका संबंध रखे केंद्र सरकार की नीति से जाके जुड़े, बिहार की राजनीतिक और स्थिरता से जाके जुड़े। बिहार का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो आधा भाग हमेशा फ्लड में, आधा भाग हमेशा सूखा की स्थिति में रहता है, उससे जाके बिहार में लघु उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, तो रिलेटेड उद्योगों का विकास नहीं हुआ, इससे जाके तो इन सब चीजों को, इन सब पहलुओं में आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद आता है आपका टॉपिक जो है वो बाल कल्याण है। बाल कल्याण पे लगभग हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन यहाँ पे और ध्यान बाल कल्याण बच्चे को क्या क्या चीज की जरूरत है। सर थोड़ा पास चला के बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हेलो सर आपकी आवाज़ कभी कभी बहुत धीमी आ रही है। एक मिनट, हेलो अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर अब ठीक आ रही है। एक बच्चे जो है सबसे ज्यादा आश्रित है, भी आपकी डिपेंडेंट लोग में सबसे अधिक बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आवाज ठीक है यार? हाँ सर अब आवाज़ ठीक है। तो बच्चे के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? पोषण, खाने, सर आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी। बच्चे खुद ही लापरवाह हो, और जब उनको पता रहेगा कि हमको लो डिटेंशन पॉलिसी फॉलो हो रहा है, हमको फेल किया ही किया है, तो ऐसे ही पढ़ने पे दिल नहीं है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी किस तरह हो गया, उनको वोकेशनल जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोनों चीज को मिक्सअप करने की बात की गई है। आईसीडीएस का जो प्रोग्राम चल रहा है, और आईसीडीएस को क्या कहा गया है कि 5+3+3+4 की बात की है। तो फर्स्ट 5 ईयर जो होगा 3 साल के बाद पूरी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, आरटी का विस्तार वहां तक किया जाएगा। वहां पर फूड एंड एजुकेशन दोनों की बात की गई है, प्री स्कूलिंग केयर की बात की गई। तो एक बहुत अच्छी बात भी है, और दूसरा अगर इसकी खामी देखिए तो क्या है कि बचपन का जो स्कूलाइजेशन है वो भी किया जा रहा है, तो दोनों पक्ष को आपको देखते हुए चलना है। उससे आगे बढ़ते हैं तो महिला कल्याण है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? हेलो हाँ सर थोड़ा बैकग्राउंड आ में रही है आपकी सर। प्रॉब्लम है, और कभी कभी धीमा आ रही है। अनवांटेड साउंड आ रहा है सर। वाइब्रेट हो रही है सर आवाज सर। सर आपका 2 जगह लॉगिन है सर। हाँ, 2 जगह से हो ही रहा है, क्योंकि हम अगर एक ही जगह से बात और ये करेंगे तो दोनों नहीं हो पाएगा। तो लॉगिन दूसरे नाम से है, पिक्चर किसी दूसरे नाम से आ रहा है। अभी भी आवाज वाइब्रेट हो रही है? हेलो अब कुछ कम हुई है सर। वो सर पीछे में गिर ऐसे आवाज आ रहा है, वो साउंड का जैसे आता है ना, उस तरह का लाउड स्पीकर वगैरह का साउंड उस तरह का आता है। हम एक बार वेट करके फिर से इन कर रहे हैं।
हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर, अब सर ठीक है सर। ठीक है आवाज सर। हम लोग कहाँ पर थे? महिला कल्याण पर थे सर। महिला कल्याण का लोग बात करें। महिला कल्याण से याद रखिएगा, तो महिला हेल्पलाइन नंबर जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और बिहार सरकार का। और सिंपल सा है, गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पता नहीं कोई 1072 बता दे, बहुत कॉन्फिडेंटली लोग बोलते हैं और गलत बोलते हैं। बिहार सरकार का 181 है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1092 है। ये याद रखिए, गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को देखिए, महिलाओं के साथ क्या क्या समस्या है। और यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, खासकर महिला मेंबर जो कोई भी है या महिला कैंडिडेट जो कोई भी यहाँ पर है, वो विशाखा गाइडलाइंस और कार्यस्थल पर यौन हिंसा निवारण अधिनियम जो 2013 है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाए। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के चले गए, वहां पर किस स्तर पर, जैसे विशाखा गाइडलाइंस में जो कुछ कमियां थी जिसके कारण ये अधिनियम लाया गया, वो कमियां ये थी कि ये विशाखा गाइडलाइंस जो था वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में तो बात करता था, लेकिन और ऑर्गेनाइज सेक्टर उसके लिए अछूता था। सर्वोच्च न्यायालय ने असंगठित क्षेत्र के लिए यहाँ पर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। और अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर लोकल कमेटी के गठन की बात की गई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो जिला पदाधिकारी होगा, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो एक लोकल कमेटी का गठन करेगा जो इससे संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा, इससे संबंधित मामलों का इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बनाने की बात की गई थी, जहाँ जिसकी प्रधान महिला होगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जो प्रमुख महिला अधिकारी होगी वो उसकी प्रमुख होगी। तो इससे संबंधित जिसको आप तैयार करके जाएंगे, इसको पूरा पढ़ के एक बार जाएंगे। कल या परसों किसी का आप लोग बायोडाटा डिस्कशन कर रहे थे, बताया कि पिछले साल आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में ये प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला उठा, चीफ जस्टिस पे एक महिला कर्मी ने आरोप लगाया, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? उन्होंने कहा कि हम बोल दिए कि न्यायाधीश को खुद नहीं देखना चाहिए था, हो सकता है ऐसे काम का नेगेटिव असर। कि नहीं, आपको कम से कम अधिनियम के अंतर्गत जाना चाहिए था, क्योंकि ये अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया, उसी के आधार पर यह अधिनियम बना था। सर्वोच्च न्यायालय को कम से कम इसका पालन करना चाहिए था। और पालन क्या करना चाहिए था कि जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, वहाँ महिला मेंबर होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर रिजल्ट आता, जो कुछ भी आता, तो वो ज्यादा बेहतर हो। फिर आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज फिर से नहीं आ रही है? अच्छा, मैं अपना ये ऑफ करता हूँ। जी सर, ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। नहीं सर, बस वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए। सर आपके फोन के पास कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए सर हो रहा है। हेलो, अब आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हेलो, जी सर, क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आवाज है। यस सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर। अब आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ओके। हम लोग किसी की चर्चा कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सर। हेलो। यस सर। हाँ, हम लोग क्या की चर्चा कर रहे थे? महिला कल्याण। सुप्रीम कोर्ट के केस में सर, जो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगी थी सर, उसी। हाँ, तो विशाखा गाइडलाइंस के साथ ही आपको
कार्यस्थल पर यौन हिंसा निवारण अधिनियम जो 2013 है उसको एक बार पढ़ लेंगे। अधिनियम गूगल पर अवेलेबल है, आप उसको लीजिए, एक बार पढ़िए। इंक्वायरी कमेटी की क्या उसमें व्यवस्था है, इंक्वायरी करने के क्या क्या तरीके हैं, लोकल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या व्यवस्था की गई है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सब चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि महिलाओं की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। अभी आपने सोशियोलॉजी का जब डिस्कशन हो रहा था तो वहाँ पर पैट्रियार्कल माइंडसेट के बारे में डिस्कस किया, और भी बहुत सारे कारण वहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस किए। तो इन सब चीज़ों को मतलब ये नहीं था कि सोशियोलॉजी वाले के लिए इम्पोर्टेंट था, वो आपके लिए भी जरूरत थी, और आप भी उन सब चीज़ों से रूबरू रहेंगे, उन सब चीज़ों से वाकिफ रहेंगे। आप इनका सहारा लेके आप अपने आंसर को भी इनरिच कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है। अच्छा, एक चीज महिला वाले में और है कि महिलाओं से संबंधित जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 39 है, बीपीएससी में जितने भी अधिकार हैं, ये सब चीज को आप एकदम फिंगर टिप्स पे रखिएगा। खासकर महिला में कैंडिडेट जो कोई भी है वो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहां आपसे अपेक्षा की जाएगी कम से कम आप अपने अधिकार के प्रति जरूर से जरूर जागरूक रखें। तीसरा चीज है डोमेस्टिक वायलेंस की बात है। डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो कुछ भी आपके अधिकार हैं उससे भी आप वाकिफ रहें, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद अभी के पीरियड में अगर लेके चले कि कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल जो सबसे ज्यादा सुभेद्य जो वर्ग है वो महिलाओं का वर्ग है। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस की संख्या बढ़ी है, और दूसरा कि जहाँ कहीं भी महिलाएं काम करती थी तो काम करने का जो तरीका था उनका वो असंगठित क्षेत्र में मैक्सिमम काम कर रही थी, और वहां से रोजगार समाप्त होने की स्थिति में आ गई। तो देखे होंगे कि बहुत विचलित कर देने वाली स्थिति थी कि महिलाएं पैदल चल के दिल्ली या गुजरात जैसी जगह से बिहार की ओर वापस आ रही थी। तो यहाँ आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप ऐसा, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसी स्थिति महिलाओं की आई थी, सरकार को तो यहाँ पर आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, और आपसे अपेक्षा की जाए कि हाँ आपकी संवेदनशीलता वहां पर उभर के सामने आना चाहिए कि हाँ व्यवस्था की जानी चाहिए कि जहाँ पर वो थे वहीं पर उनको सारी सुविधाएं अगर मुहैया करा दी जाती, सारी सोशल सिक्योरिटीज अगर उनको वहीं पर मुहैया करा दिए जाते। हमारे पास डाटा की तो कमी नहीं थी, आधार के आधार पर दिया जा सकता था, जो बिहार में आके उनको मिला वो चीज अगर वहीं मुहैया करा दिया जाता इसी तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपका एक जवाब का एक पहलू यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जाने में कोई हद नहीं है, किसी की भी आप आलोचना नहीं करने जा रहे हैं। और देखिए कि अगर वो स्टेप उठाया जाता तो उस स्टेप के नहीं उठाने के कारण कितनी समस्याएं आएंगी। तो जैसे अगर पूछा जाता है प्रश्न कोरोना ने मजदूरों के समस्या क्या क्या समस्याएं उत्पन्न की, देखिए सबसे पहला क्या हुआ कि इसको जॉब खत्म हो गया। जॉब खत्म होने के साथ साथ क्या हुआ, वेज मजदूरी मिलना बंद हो गया। अंतिम समय में लॉकडाउन हुआ था, वो पूरे महीने की मजदूरी रुक गई। तीसरा चीज क्या हुआ, इतनी विपन्नता की स्थिति आ गई कि वो पलायन करने को बाध्य हो गए। पलायन के लिए क्या था कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी गई वो बहुत बाद में दी गई, इस बीच कितने आदमी मारे जा चुके थे। जब वो घर में आते हैं तो घर में क्या हो रही है स्थिति, तो वहां पर ओवर क्राउडनेस की स्थिति आ रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ डायरेक्टरेट का रिपोर्ट है, वो कहता है कि घर में एक घर में 3-3 आदमी 4-4 आदमी के सोने की व्यवस्था की गई जब वो वापस लौट के अपने आते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और आप देखिएगा कि मई के फर्स्ट वीक में अगर बिहार का संक्रमण उठा के देखिए और मई के लास्ट में जाके देखिए कितना का ग्राफ ऊपर उठता है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ग्रामीण गांव में उनका आना शुरू होता है, गांव में आने के साथ साथ ओवर क्राउडेड, और उसके बाद क्या है कि दबाव बढ़ जाता है। तो ये सब समस्या का उनको सामना करना पड़ा है। इसके बाद क्या होती है, संवेदनहीनता की हद देखिए। इसके बाद क्या होती है कि सरकार कहती है कि हम 50 लाख रोजगार उनको मुहैया करवाएंगे, लक्ष्य रखती है। अरे भाई
जब 50 लाख रोजगार मुहैया करवाने की आपके पास संसाधन थे तो ये नौबत ही नहीं आती, ये नौबत आने की जरूरत ही नहीं थी, वो जाते ही नहीं आते बाहर। अभी थोड़े पहले जब सोशियोलॉजी में आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो किसी कैंडिडेट ने एक प्रश्न उठाया था कि बिहार सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है। और संतोष सर ने इसका जवाब दिया था, लेकिन इसके साथ एक दो चीज और उसमें जोड़ सकते हैं आप। एक तो है कि जो भी मजदूर वहां से वापस आए हैं तो सरकार की जो योजना चली थी, सरकार एक ही योजना लेके आई, गरीब कल्याण योजना। दूसरा चीज क्या कि मनरेगा के तहत, और मनरेगा में भी एक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फरवरी महीने में जो बजट पास किया गया था तो पिछले साल के बजट के बनिस्पत यहाँ पर 13.6% की कटौती की गई थी मनरेगा के लिए आवंटित राशि में। और फिर जब आत्मनिर्भर भारत का हम बात करते हैं तो फिर वही राशि बढ़ाई जाती है। ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता का स्थिति दिखता है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के स्कीम की तरफ से। फिर हम मनरेगा को बढ़ाने की बात करते हैं, मनरेगा के तहत उनको स्किल देने की बात करते हैं, लेकिन देखिए कि आधा का आधा जो नॉर्थ बिहार है वो फ्लड की चपेट में, वहाँ क्या मनरेगा में काम होगा। दूसरा चीज है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हम बिहार में तो झारखंड की मतलब जमशेदपुर की तरह या बोकारो की तरह या महाराष्ट्र की तरह इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते हैं। तो जब तक भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो या तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे या फूड बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देंगे, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ट्रेनिंग देंगे, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह की बात की जा सकती है। तो इन सब चीजों में हम बात करेंगे, डेयरी प्रोजेक्ट के रूप में बात करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करेंगे, जहां पर उनको रोजगार मिल सके और जहां पर उनको केवल इंडस्ट्री विकल्प नहीं है, केवल इंडस्ट्री के द्वारा हम नहीं कुछ हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो किन किन चीजों की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड छोड़ के हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो हम अपने रिसोर्सेज के अनुसार बात करेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और हम उस रिसोर्सेज में कौन कौन सा डायमेंशन खोल सकते हैं। क्योंकि जितने डायमेंशन की आप चर्चा करेंगे वहीं से प्रश्न बनेंगे, फिर वहीं से वो पूछेंगे और आप रुचिकर बना के प्रस्तुत कीजिएगा अपने जवाब को तो वो और ज्यादा प्रभावित होंगे। अगला टॉपिक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की समस्याएं, उनके कल्याण, इसके लिए आप बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का सोशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साइट पे जाइएगा। वहां पर आपको डिफरेंट फ्लैगशिप छत्र योजनाओं के बारे में एक PDF फाइल अवेलेबल है। उनसे आप छत्र योजनाओं के बारे में, अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह की डेवलपमेंट के लिए सारी उपलब्धियां वहां पर दी गई है, क्या क्या उसमें प्रोग्राम से वो दिए गए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला आता है मद्यपान। अगला टॉपिक जो LSW का है वो मद्यपान है, क्योंकि अनुसूचित जाति अधिनियम का जो विवाद था वो पहले का रहा था, उस विवाद से प्रश्न और ज्यादा बनने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। अगला टॉपिक मद्यपान आता है, मद्यपान निषेध। तो बिहार सरकार में मद्यपान निषेध के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, और मद्यपान के साथ ही बिहार जो है वो गांजा की तस्करी का एक बहुत बड़ा अफेक्टेड क्षेत्र के रूप में है, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट से जाके जुड़ता है। और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पूरे भारत में प्रोहिबिटेड है और उसके लिए हैवी पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। और बिहार जो है वो भांग और गांजा वो दोनों वहाँ प्रोहिबिटेड है, और दोनों के आप समझिए कि यहाँ तस्करी भी होती है, उत्पादन भी होती है। ओपियम का तो बिहार में नहीं होता है, अफीम की बिहार में तो चीज नहीं है, लेकिन गांजा और भांग ये दो चीज यहाँ पर, हेम्प और ये मैरिजुआना ये दोनों चीज जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा तस्करी की होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बन सकते हैं, खासकर उन लोगों से जो सीमावर्ती इलाका से बिलोंग करते हैं, जो वेस्ट चंपारण,
ईस्ट चंपारण या नेपाल से लगी हुई सीमा से जहाँ पर इन चीजों की तस्करी हो रही है वहां से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर ये प्रश्न बन सकते हैं। उसका मद्यपान पे हम आते हैं। मद्यपान का क्या इफेक्ट पड़ा? मद्यपान जैसे ही लागू किया गया वैसे ही देखिएगा कि कहा गया कि इससे वायलेंस कमेगी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा कमेगी। लेकिन इसका दो पहलू है। एक पहलू है इकोनॉमिक, आर्थिक सशक्तिकरण की बात है कि जो पैसा शराब पे खर्च होता था वो पैसा किसी प्रोडक्टिव काम पे खर्च होगा। और दूसरा बात कहा गया था कि महिलाओं या किसी प्रकार की हिंसा में कमी आएगी। लेकिन आप देखिए 2016 के बाद से हिंसा का जो ग्राफ है वो कभी कम नहीं हुआ है। दूसरा चीज कि शराब एक मौलिक अधिकार में भी हस्तक्षेप की स्थिति लाती है। खाना पीना हमारा मौलिक अधिकार है और इसलिए ये हस्तक्षेप की बात करता है। तो ये आप इसकी क्रिटिसिज्म के रूप में इन दो तीन बातों को आप ले सकते हैं कि हैवी पनिशमेंट की बात की गई है, मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने की बात की गई है, एक सिविल काम को, खाने पीने के चीज को अपराध बना दिया गया है। तो ये सब बातें इसकी क्रिटिसिज्म में आप ले सकते हैं। लेकिन इसका फायदा हिंसा की जो बात कही गई थी, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो बतलाता है कि हर प्रकार की हिंसा या महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब आप इसी क्रिटिसिज्म में ले सकते हैं। जहाँ तक इसके फायदे की बात है तो फायदे के बात में भी आप बता सकते हैं कि हाँ, इससे महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत सुधरी है, पहली बात। दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था में जो एक परिवार के इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा शराब पे खर्च होता था वो बचा है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शराब के कारण आज के भी पेपर में हम न्यूज पढ़ रहे थे कि सैनिटाइजर के रूप में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तो बिहार में जो कानून व्यवस्था का लूपहोल्स है, जो पुलिस सिस्टम का भ्रष्टाचार है, उसके कारण आज भी ये धड़ल्ले से लोगों तक पहुंच रहा है। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा, आपका आंसर में ये सब बातें आनी चाहिए। उसके बाद आता है वेश्यावृत्ति। तो वेश्यावृत्ति की बात हम जब कभी भी करते हैं तो बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है, और जब जैसे ही पूछते हैं कि भाई इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर दिया गया, तो बड़ा अजीबोगरीब सांस्कृतिक और संस्कार से संबंधित तर्कें यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये उभर के आता है, आज तक भारत में अगर हम प्रारंभिक टाइम से ही लेके चलें, एंशियंट पीरियड से लेके चलें, तो एंशियंट पीरियड में भी बुद्ध काल में अगर हम देखते हैं तो आम्रपाली की नगरवधु के रूप में स्थिति थी। वैशाली की नगरवधु के रूप में आम्रपाली की चर्चा होती है। बुद्ध अपने संघ में उनको प्रवेश देते हैं। पूरे के पूरे इतिहास में अगर आप देखिए, विजयनगर साम्राज्य में देखिए तो वहां भी स्थिति थी। गणिकाओं का जितना भी प्राचीन नाटक पढ़िए, चाहे वो शूद्रक का मृच्छकटिकम हो या और भी, वहां पर गणिका को एक महत्वपूर्ण स्थिति दी गई है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर दिया जाए, तो सीधा सा बात वही संस्कार पे प्रभाव पड़ेगा, ये होगा। लेकिन हर एक सोसाइटी में ये चीज प्रचलन में है, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसा अधिनियम अभी तक भारत में प्रवर्तन में नहीं है जो निजी वेश्यावृत्ति को अपराध बताता है। बात करेंगे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट की, तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में पब्लिक प्लेस पर वेश्यावृत्ति को प्रोहिबिटेड किया गया है। अब होगा कि हाँ भाई लीगलाइज कर दिया जाए, तो लीगलाइजेशन में क्या तर्क होगा उसके पक्ष में? उसके पक्ष में एक ही तर्क, दो तीन तर्क होगा। एक कि जब हम लीगलाइज कर देंगे तो हम उस व्यवस्था से पूरी तरह से वाकिफ होंगे, उनको हम सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल करवा पाएंगे। वहां पर जो अवैध तस्करी हो रही है लड़कियों की या बच्चों की, उसको हम रोक पाएंगे, वो हमारे क्षेत्र में होगा। अब अगर इसकी खामियां देखें तो जहां जहां लीगलाइज है, जैसे थाईलैंड में लीगलाइज है, तो वहां भी उसको नहीं रोका जा पा रहा है, वहां पर इमोरल ट्रैफिकिंग चल ही रही है। जैसे ही हम उसको लीगलाइज, जैसे उसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो फिर वही सब बातें आ जाएगी जो फैक्ट्री अधिनियम के रजिस्ट्रेशन में आती है कि उसकी एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा और उसके रजिस्ट्रेशन में और ज्यादा खर्च होगा और वेश्याओं का और ज्यादा शोषण होगा।
पुलिस पदाधिकारी का वहां पर आना, मतलब एक सिस्टम का अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो हम तार्किक रूप से हम उसकी खामियों को बतला सकते हैं। अगर वो कहें कि हाँ लीगलाइज कर दिया जाए तो बोल सकते हैं कि हाँ लीगलाइज करेंगे तो ये फायदा है उसके, लेकिन ये समस्याएं भी उसमें आएंगी। तो आप एक बैलेंस व्यू बना के वहां से निकल सकते हैं, न कि वो संस्कार की बातें करते हैं। तो हर समाज में ये प्रचलन में है और हर समाज में ये उत्तरोत्तर प्रचलन में है, ये कहीं से भी समाप्त नहीं किया गया है। तो उस तरह का तर्क मत दीजिए। उस तरह का तर्क लगेगा कि एकदम एक पूरा रटा रटाया बात है, रटा रटाया सिद्धांत है, उसी को लेके ये आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अपने विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति है और बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से संबंधित अगर बिहार में जो भिक्षावृत्ति को निवारण के लिए कानून बना हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा, उनके डिफरेंट स्कीम्स हैं उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही एक चीज और है, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए जो 3 प्रकार की योजना चल रही है, एक 1 लाख दिया जाता है, इसमें 2 लाख दिया जाता है और एक में 3 लाख रुपया दिया जाता है। 1 लाख दिया जाता है जो वयस्क बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया जाता है उसमें, 2 लाख रुपया दिया जाता है जहाँ पर बच्चे और महिलाओं को मुक्त करवाया जाता है इमोरल ट्रैफिकिंग से या गंभीर बंधुआ मजदूरी से, तो वहाँ पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपए में से कुछ पैसे जो होंगे एन्युटी स्कीम के रूप में होंगे और कुछ पैसे कैश के रूप में दिए जाएंगे। और तीसरा जो है वो जब किसी भी बच्चे को, ट्रांसजेंडर को या मसाज पार्लर वगैरह में काम करने वाली महिलाओं को, इन लोगों को अगर विमुक्त करवाया जाता है तो वहाँ पर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए और अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ये आपको लेबर डिपार्टमेंट के साइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर बंधुआ मजदूर पुनर्वास स्कीम के रूप में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिए। अब हम आते हैं कोरोना पीरियड के दौरान जो अध्यादेश जारी किए गए, अध्यादेश जारी करके उसमें क्या क्या बदलाव लाया गया है और वो कैसे कैसे लेबर को प्रभावित कर रहा है। देखिए कोरोना पीरियड के दौरान जो भी अध्यादेश लाए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा, हमारे बिहार सरकार के द्वारा लाए गए। तो मैक्सिमम जो विवाद का विषय है, जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो लाया गया है वो तो दो जो कदम है जो जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये है कि फैक्ट्री अधिनियम में जो 10 और 20 की बात थी, शक्ति की सहायता से 10 और शक्ति की बिना सहायता के 20, उसको 20 और 40 कर दिया गया है। और उधर रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ और बंदी के लिए, क्लोजर के लिए, छटनी, जबरी बंदी और बंदी के लिए 100 मजदूरों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत, उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है। और इसके पीछे तर्क दिया गया कि ये करने से इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज का उदाहरण देना चाहूंगा। 2014 में इसी तरह का संशोधन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था और बात की गई थी कि इससे वहां पर निवेश आकर्षित होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। लेकिन 2014 से आज 2020 हो गया, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई। उल्टे उद्योगपतियों को इसका फायदा हुआ, वो मजदूरों को आराम से खत्म करने में सक्षम हो गए और मजदूरों को अपने कार्य से मुक्त होना पड़ा। तो इस तरह के प्रतिगामी कदम के साथ हम कभी नहीं गए। जहां तक बात होती है वर्किंग आवर को बढ़ाने की, तो देखिए सामान्य वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटा है ना, 8 घंटा डेली। और साप्ताहिक कितना है? 52 48 घंटा का। बोलिए। यस सर, 48 है 48 है और 54 दैनिक 9 घंटा और साप्ताहिक 48 आवर्स। अधिकतम 9 घंटा है सर और सप्ताह में 52 घंटा। देख लीजिएगा, ऐसा कंफर्म कर लीजिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो देखिए कि जो भी साप्ताहिक कार्य जनरली जो है वो 8 घंटा वर्क लिया जाता था। 9 घंटा का ऐसे प्रोविजन है, लेकिन 8 घंटा वर्क लिया जाता था। उसके बाद क्या, या दैनिक जो भी वर्क है और साप्ताहिक, उसके बाद का क्या होता था कि उसके बाद जो काम होता था वो ओवर टाइम के रूप में होता था। और ओवर टाइम में क्या होता था कि
दोगुने वेज दर से, दोगुने मजदूरी दर से उसको मजदूरी दी जाती थी। अब जैसे ही बढ़ा के 12 घंटा कर दिया जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कितने देर पढ़ पाते हैं एक दिन भर में, और अगर एक दिन भर में आपसे 12 घंटा पढ़वाया जाना शुरू कर दिया जाए तो आपका क्या असर पड़ेगा परफॉर्मेंस पर। खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, पता चल जाएगा। अब दो चीज है, एक तो उनका मशीनीकरण हो जाएगा पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि 8 घंटा से जो 12 घंटा किया गया है, तो ओवर टाइम का जो 4 घंटा जो उनको ओवर टाइम के रूप में पैसा मिलता है, 4 घंटा की जो उनकी दोगुनी मजदूरी मिलेगी, वो दोगुनी मजदूरी की रकम से भी वो मरहूम हो जाएंगे, वो दोगुनी रकम भी उनको नहीं मिलने जा रही है। ये क्या है, दोहरा शोषण उनका, एक तो उनकी विपन्नता पहले से ही जाहिर है, उनको वेज भी नहीं मिल रहा है, विपन्न हो चुके हैं, ऊपर से काम भी उनसे दोगुना लिया जा रहा है और वेज भी नहीं दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा है? इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं जो इसेंशियल सर्विस में जुड़े हुए जो भी मजदूर हैं, जो अभी श्रमिक अभी मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए हैं। मेडिकल में तो डॉक्टर हैं या नर्स हैं तो वहां तक तो बात चल भी सकता है, लेकिन उससे संबंधित जो छोटे छोटे श्रमिक वहां पर हैं, जो वार्ड बॉय, क्लीनर हैं, उन लोगों से इतना काम लिया जाएगा, उसके बाद उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। एक तो बेचारे को प्रोटेक्शन किट नहीं उपलब्ध करवाया गया है, जहाँ संक्रमण की व्यापक संभावनाएं हैं, उसके ऊपर से वेज की भी दोहरी मार है उनके ऊपर। तो ये सब समस्याएं 8 घंटे से 12 घंटा करने से ये सब समस्याएं उभर के सामने आएंगी। बातें क्लियर हो रही है? जी सर। अब बताइए आप लोग को कुछ लगता हो कि हाँ और कुछ? ऐसे में टोटल प्रश्न का करीब 200 प्रश्न मैंने छांट के रखा है, तो मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। और जो ये वेज कोड है इसका मैं क्रिटिसिज्म डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग को और भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। सर LSW का बिहार पुलिस सेवा में किस प्रकार उपयोग हो सकता है सर? ये तो शुरुआत से ही हमने चर्चा की, सेंसिटिवनेस बढ़ाता है और पुलिस को सबसे ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। जी सर। और किसी को कोई प्रश्न हो तो? सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो सर अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं सभी स्टेट में, तो हमने जो ILO कन्वेंशन साइन किए हैं, तो क्या सर ILO की तरफ से ये प्रेशर क्या कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि हम इस तरह के मेजर्स को नहीं उठा सकते हैं? नहीं, लीगल बाइंडिंग हमारे तरफ नहीं। ILO को अगर हम रिकमेंड भी कर देते हैं तो हमारे लिए लीगल बाइंडिंग नहीं है कि हम इन सब चीजों को मानें। हाँ, हमारे लिए बाइंडिंग क्या होगा कि जब जैसे WTO की हम बात करते हैं तो वहाँ पर श्रम मानक को मानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो वहां पर अगर आवाज उठेगी तब जाके ये बात है कि ILO का बात मानने के लिए हम लीगली बाइंड नहीं है। वैसे ही भारत का अगर स्थिति देखिएगा तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें भारत में कहा गया था कि भारत में जो श्रम कानूनों का जो प्रचलन है वो भारत नीचे से 5वें स्थान पर है। श्रमिकों की हित यहाँ पर बेहतर रक्षा हो ही नहीं पा रही है। तो उन सब डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ILO का बात आएगा तो ILO का बात हम पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य नहीं है। थैंक यू सर। और सर एक सवाल था। एक एक करके पूछिए। हाँ जी सर। सर अगर इस तरह का सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे कहीं से पलायन करके रिवर्स पलायन के लिए जा रहा है श्रमिक, और आपके मतलब मैं जहाँ हूँ उस स्टेट में नहीं जा रहा है। जैसे सर मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और कोई वाया मुंबई होकर मुंबई से छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार जा रहा है और बाई जा रहा है वो, तो इस स्थिति में सर एक अधिकारी के रूप में हमको ऐसा मजदूर। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कोई मुंबई से चलता है वाया छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार जाता है मजदूर, और एक अधिकारी के रूप में सुन रहे सर? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। एक अधिकारी के रूप में मैं उन श्रमिक को देखता हूँ रास्ते में पैदल जाते हुए,
तो सर वैसी स्थिति में मैं एक अधिकारी के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो सर क्या परफेक्ट आंसर होगा सर? क्योंकि मैं जो सोचा हूँ सर। यस सर। आप खुद ही बोलिए पहले। इसका तो सर मुझे एक ही लगता है कि उसको जो है काउंसलिंग किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी कुछ प्रवासी मजदूर के लिए योजनाएं चल रही हैं उनको उपलब्ध करा करके उसी मैं जहां हूं वहीं उनको शिफ्ट करके और जो भी काम वगैरह होगा उसके क्षमता के अनुसार उसको उपलब्ध करा करके जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहता तब तक यहीं रहने के लिए करूँगा। क्या ये आपके जुरिडिक्शन में होगा? आप किस अधिकारी के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या उस अधिकारी के जुरिडिक्शन में ये चीज़ होगा? उसके क्षेत्राधिकार में ये चीज़ है या उसके लिए वो फंड वहाँ की सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है? एक एसडीएम के रूप में सर। कैसे आपको फंड उसके लिए कौन उपलब्ध करवाएगा? फंड वगैरह नहीं उपलब्ध होगा जब जो सरकार की वहाँ की योजना है प्रवासी मजदूर योजना बिहार सरकार की चल रही है तो बिहार सरकार के प्रवासी मजदूर योजना के तहत अगर कोई फंड है तो बिहार सरकार करवाएगी और नहीं तो अप्रवासन जो है वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है तो केंद्र सरकार करवाएगी। आपके पास कौन सा उसका अधिकार है? आपका जो क्या मामला आता है? आप बस नहीं कर सकते हैं उसके साथ क्या उसके साथ संवेदनशीलता से पेश आएंगे जी। रहने खाने की व्यवस्था करवा सकते हैं मैक्सिमम आप इतना तो करवा सकते हैं ज़्यादा क्या आप उसको काम दिलवाने आपके क्षेत्राधिकार में है रहेगा पहले करना दिलवाइएगा या आपके यहाँ संसाधन मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ में इसमें संसाधन मौजूद रहेंगे उस संसाधन में वो काम करने के लिए राजी होगा तभी ना करवा सकते हैं जी। और उस शिक्षा के विरुद्ध उसको पकड़िएगा तो डिटेन करना हो जाएगा वो भी आप नहीं कर सकते हैं। या फिर सर उसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ से बिहार भिजवाने की व्यवस्था तो कराया जा सकता है ना सर? हाँ ये आप कर सकते हैं, ये अगर आपके क्षेत्राधिकार में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे करवाइएगा? सरकार से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जी मतलब टोटल यही हुआ कि उसको आप अगर परमार्थी हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं तो आप अपने खर्च से आप उनको भिजवा सकते हैं, बहुत हुआ तो आप ये कर सकते हैं। तो और क्या व्यवस्था कीजिएगा? जी सर यही सब थोड़ा मन में शंका रहता है कि ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और गोया कि यही हुआ सर कि उसको जो है वो संवेदनशीलता के साथ पेश आना है और उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देना नॉर्मली। जो आपके जुरिडिक्शन में होगा वही काम आप कीजिएगा, जो आपके जुरिडिक्शन में नहीं होगा वो काम आप कैसे कर लीजिएगा? जी। और किसी के पास कोई प्रश्न? शुक्रिया सर। अभी समय फारिस में सर अंतर अगर पूछा जाए तो क्या मतलब होगा इसमें? अभी समय और सिफारिश में अंतर? अभी समय और सिफारिश में अब देख लीजिएगा, ILO का है ये, उसके बारे में डिटेल अभी नहीं बतला सकते, आप देख लीजिएगा। सर एक और क्वेश्चन कि कर्मकार ये सब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से जुड़ा रही है, हमको लगता है कि यहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी बुक में इसका मिल जाएगा आपको कि दोनों में एक ये अभी समय को रेक्टिफाई करना अनिवार्य है और जबकि क्या बोलते हैं सिफारिश को रेक्टिफाई करना अनिवार्य नहीं है। ये सब बहुत ये नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा जाके, जो भी आपके बुक टेक्स्ट बुक होंगे उसमें आप एक बार देख सकते हैं। जी सर एक और क्वेश्चन था। बोलिए। कि कर्मचारी और कर्मकार श्रमिक ये तीनों में डिफरेंस सर कैसे कर पाएंगे? तीनों एक ही, हाँ कर्मचारी जहाँ पर बात आता है, कर्मकार और श्रमिक एक ही चीज है, लेकिन कर्मचारी जहाँ पर आता है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कर्मचारी के अंतर्गत जो लिपिकीय काम करते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, जो सुपरविजन का काम करते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो भी वेज कोड में लाया गया है। या आप देखे होंगे कि कर्मकार क्षतिपूर्ति पूर्ति अधिनियम जो पहले हुआ करता था उसको बाद में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम किया गया है, तो उसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। जो लिपिकीय वर्ग, कर्मकार का श्रमिक का मतलब हुआ कि जो लेबर करता है, जो शारीरिक काम करता है, लेकिन जब कर्मचारी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सभी मैनेजरियल वर्ग तक काम करने वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मीन्स कि केवल ब्लू कॉलर नहीं आएंगे, वहां पर व्हाइट कॉलर वाले भी कर्मचारी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। जी सर, ओके, थैंक यू।
सर बिहार सरकार द्वारा श्रम कानून में कोई परिवर्तन किया गया है क्या इस कोरोना काल में? हाँ किया गया है, जैसा तीन परिवर्तन किया गया है। तीनों का मैं चर्चा कर लिया, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। तीनों का मैंने चर्चा किया है कि फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन करके 10-20 का जो था उसको 20-40 किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके 100 लेबर का जो बात था उसको 300 लेबर किया गया है। और एक ठेका श्रमिक अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसकी हमें चर्चा की है। और किसी को कोई प्रश्न? सर लोक सेवकों को हड़ताल का अधिकार है? लोक सेवकों को हड़ताल का अधिकार है या नहीं? लोक सेवक किस सेंस में आप लोक सेवक लेते हैं? हाँ बोलिए सर। ये सरकार के जो कर्मचारी खासकर पदाधिकारी लोग हैं उससे वो नहीं आते हैं श्रमिक के अंतर्गत, उनको अधिकार नहीं होगा। जो श्रमिक के अंतर्गत आएंगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में श्रमिक के अंतर्गत आएंगे, है ना। एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है वो किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, है ना। यस सर। तो वो एम्प्लॉय के अंतर्गत आएंगे, वही हड़ताल कर सकते हैं और उसके अंतर्गत लोक सेवक नहीं आ सकते। ओके। वो हड़ताल नहीं कर सकते। थैंक यू। और कोई प्रश्न? गुड इवनिंग सर, मेरा एक प्रश्न है LSW से अलग है सर। वो क्वेश्चन बोलिए। जैसे कि अभी MP में जो है डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है कि जो भी सरकारी नौकरी लगी हुई है वहाँ से लोकल कोड मिलेगा, तो क्या ये गलत है या सही है? क्या बिहार सरकार को भी इस तरह की नीति अपनानी चाहिए सर? ये सब क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इन सब क्वेश्चन पे आप बेकार का मगजमारी करना है। बिहार अब डोमिसाइल लागू करे या न करे वो बिहार सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर एमपी सरकार कहीं भी डोमिसाइल नीति लागू की जाती है तो वो नीति जो नीचे के सर्विस होते हैं उससे लागू की जाती है, ऊपर के सर्विस में कभी ये लागू नहीं की जाती। तो आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, न कि क्लर्कियल ग्रेड का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे रिलेवेंट है ही नहीं। और कोई प्रश्न? और कोई समस्या आप लोगों को LSW से संबंधित? थैंक यू सर। तो सब प्रश्न आपको डाल देता हूँ, ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। जी सर, जी सर। और अगर उससे संबंधित किसी भी तरह की आंसर नहीं समझ आती, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है हम लोग जी 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 सर, तो उसमें अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज आपको पूछ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। की तरह फ्री रहे सर, एनी टाइम का मतलब नहीं कि कर दिए आप, या तो ग्रुप पर उसका डाल सकते हैं, ग्रुप पर भी आपको आंसर दे दिया जाएगा, या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिएगा 8210934733। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिर से सर एक बार बोलिएगा। 8210934733। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। फोन नंबर सब लोग अपना 821 हम उस पर 081093473 टाइप कर देते हैं। मैसेज में मैंने डाल दिया, देख लीजिए वहाँ से। मैसेज में मैंने डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सर। आपको दिक्कत हो क्वेश्चनर में अभी डाल देता हूँ, 5 मिनट में आप पहुँच जाएगा आपके पास। उसमें किसी भी तरह का दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी थैंक यू सर।
ओके गुड नाइट थैंक यू सर, गुड नाइट।